आज हम बात करने वाले हैं लैरावेल के डाटाबेस के डिजाइन के बारे में। दोस्तों, जब आप लैरावेल के लार्ज प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो दोस्तों ऐसे केस में आपको लाखों रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, मल्टीपल डैशबोर्ड मिल सकते हैं, हैवी एपीआई मिल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिलेशन मिल सकते हैं। और दोस्तों इन सारी चीजों को हमें प्रोफेशनल लेवल पे हैंडल करना होता है। दोस्तों अगर हमारा डेटाबेस वीक होता है तो दोस्तों ऐसे केस में हमारा प्रोजेक्ट स्लो हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा मैसी हो सकता है और हमारा प्रोजेक्ट फंस भी सकता है। इसलिए दोस्तों हम जब भी डाटाबेस पे काम करते हैं तो हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज चाहे किसी भी फ्रेमवर्क के बैकएंड पे काम करें, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डाटाबेस। दोस्तों अगर हमने डाटाबेस का डिजाइन प्रोफेशनल लेवल पे कर लिया तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथ रहेगा और बहुत ही फास्ट रहेगा और बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल लेवल पे डाटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है, लैरावेल में डाटाबेस को कैसे प्लानिंग किया जाता है और साथ ही दोस्तों परफॉर्मेंस स्केलिंग को कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको एआई के बारे में भी बताऊंगा कि डाटाबेस को जब हम डिजाइन करते हैं तो एआई का कहाँ पे हमें यूज करना होता है। दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। आज मैं ये सारी चीजों को प्रोफेशनल लेवल पे कवर करके आपको बताऊंगा। बेसिक वर्सेस रियल डाटाबेस। दोस्तों ये जो बिगिनर होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, रैंडमली कहीं भी कोई भी टेबल बना देते हैं, इसके बाद उन टेबल पे यूजलेस कॉलम्स भी बना देते हैं और दोस्तों इसके बाद वो प्रॉपर रिलेशन को यूज नहीं करते और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल कंपनी की बात करें, जो लार्ज आईटी कंपनी है, वो जब भी कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती है तो दोस्तों वो सबसे पहले डाटाबेस की प्लानिंग करती है, वो डाटाबेस को समझती है, वो प्रोजेक्ट को समझती है, वो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, वो डाटाबेस के एक एक चीज को पहले ही प्लान करके रखती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट का फीचर बनना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट में बिहेवियर होना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को का फ्यूचर बनना है। उस सारी चीजों को देख के जो बड़ी आईटी एजेंसी होती है तब वो सारी चीजों को देख के वो डाटाबेस का डिजाइन करती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका डाटाबेस स्ट्रांग नहीं है तो दोस्तों आपका प्रोजेक्ट किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों डाटाबेस क्या होता है, आपके बैकएंड का बैकबोन होता है, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो बैकएंड है उसका बैकबोन डाटाबेस होता है। तो दोस्तों डाटाबेस का डिजाइन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं डाटाबेस प्लानिंग प्रोसेस पे। दोस्तों सपोज हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब वो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड है, जैसे सपोज उसके अंदर स्टूडेंट डैशबोर्ड अलग है, काउंसलर डैशबोर्ड अलग है एंड सब एडमिन डैशबोर्ड अलग है। तो दोस्तों जब हम डाटाबेस की प्लानिंग करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो मेन होता है, हम मेन डाटा देखते हैं कि हमारे इसमें मेन डाटा कौन सा आ रहा है। तो दोस्तों जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट है, तो हमारा जो मेन डाटाबेस है वो हमारा होता है स्टूडेंट। तो दोस्तों हम जब स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस टेबल पे हमें एक एक चीज को देख के क्रिएट किया जाता है, एक एक चीज को समझ के किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की टेबल बहुत सारे जितने भी जब हमारे डाटाबेस डिजाइन होगा, जितने भी दूसरी टेबल होगी उन टेबल का रिलेशन ये स्टूडेंट की टेबल से जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से हमें स्टूडेंट की टेबल को बहुत ही देख के डिजाइन करना पड़ता है, उसमें किस तरीके से कॉलम्स आने चाहिए, क्लाइंट ने जो फीचर बताया है वो फीचर को देख के उस टेबल को हमें पूरा अच्छे से डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे रिलेशन है, जैसे स्टूडेंट की टेबल का रिलेशन हो, हमारा बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, 1-to-1 रिलेशन भी बन सकते हैं, 1-to-मैनी भी बन सकते हैं, मैनी-टू-मैनी भी रिलेशन बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे रिलेशन को भी हमें ध्यान में रख के सारा जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करना होता है। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज, हम जब भी कोई भी डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, किसी भी तरीके के डाटाबेस डिजाइन करते हैं, तो दोस्तों हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। दोस्तों अगर हमने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं किया और हमने पूरा का पूरा डिजाइन कर दिया तो बाद में क्या होगा दोस्तों, जब प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट फंसेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आज हम एक डाटाबेस बना रहे हैं जिसमें कि क्लाइंट कहता है हमारे मैक्सिमम 100 to 1000 स्टूडेंट होने। दोस्तों हम 100 to 1000 स्टूडेंट तो होने, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में देख के डिजाइन करेंगे, हम ये लेके डिजाइन करेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टूडेंट 10 लाख प्लस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जब हम डाटाबेस का डिजाइन करेंगे तो ये सारी चीजों को देख के डिजाइन करेंगे कि ये स्टूडेंट आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें डाटाबेस का डिजाइन करना होता है। इसके बाद दोस्तों
सबसे मेन चीज क्या होती है, इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है, हम फ्यूचर में ये चीजें देख लेते हैं कि इतने चीजें आने वाले हैं, इतने रिकॉर्ड आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ फीचर भी अपडेट हो जाते हैं। जैसे सपोज अभी क्लाइंट ने इसको B2C बनाया है, हो सकता है फ्यूचर में इसको B2B भी बना दे। तो दोस्तों हम फिर स्टूडेंट की जो टेबल को डिजाइन करेंगे, ऐसा डिजाइन करेंगे अगर ये फ्यूचर में B2B भी बनेगा तो हमें वो फीचर ऐड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो प्लानिंग है, ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस के साथ अगर आप चलिएगा डाटाबेस के डिज़ाइन में, तो आपका डाटाबेस कहीं नहीं फंसेगा, आपका प्रोजेक्ट कहीं नहीं फंसेगा। चाहे फ्यूचर में जितने भी फीचर आ जाए या जितने भी रिकॉर्ड्स आ जाए, उन रिकॉर्ड से आपके जो प्रोग्रामिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, चाहे आप लैरावेल में काम कर रहे हो, चाहे आप नोड में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, दोस्तों डाटाबेस का डिजाइन अगर आपका स्ट्रांग है, चाहे वो आपका कोई भी डाटाबेस हो, चाहे सिक्वल का डाटाबेस हो, चाहे मोंगोडीबी का डाटाबेस हो, कोई भी डाटाबेस हो, अगर आपका डाटाबेस का डिजाइन स्ट्रांग है तो दोस्तों आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपका प्रोजेक्ट आगे बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। अब समझते हैं डाटाबेस का रिलेशनशिप क्या होता है। दोस्तों हमारा जो लैरावेल में जो डाटाबेस का जो रिलेशन होता है वो दिखने में इजी होता है, लेकिन दोस्तों अगर हमने रिलेशन को रॉन्ग तरीके से यूज किया तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट काफी स्लो हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट आगे फंस भी सकता है। दोस्तों मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रिलेशन का क्या यूज होता है डाटा लैरावेल में। दोस्तों जब हम लैरावेल में यूज करते हैं और सपोज हमारा स्टूडेंट का कोई सिस्टम है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे हमारा स्टूडेंट है और स्टूडेंट स्कूल के साथ टाई अप है, तो उस केस में हम बिलोंग टू यूज करते हैं। अगर हमारा स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटीज है तो उस केस में हम हैज मैनी यूज करते हैं। और अगर हमारे स्टूडेंट उसका स्कॉलरशिप पे है तो उस केस में भी हैज मैनी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों लैरावेल में क्या है, लैरावेल में इसका प्री डिफाइन आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि लैरावेल का अपना ग्लोबली ऑब्जेक्ट है, जिसमें क्या होता है आपको बिलोंग टू का एक आपका बिलोंग टू का आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक हैश मैनी का ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक हैश वन का आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, ये क्या करेगा, आपके डाटाबेस का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से बना देगा। मतलब कि आपको उसके लिए कोई अलग से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों लैरावेल में ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ आपके टेबल के रिलेशन पे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और इसको अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे यूज करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं फंसता और आपका प्रोजेक्ट भी इससे फास्ट होता है। अब आते हैं डाटाबेस परफॉर्मेंस पे। दोस्तों डाटाबेस परफॉर्मेंस भी आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है दोस्तों, जब आपके प्रोजेक्ट में लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे केस में जब आप किसी चीज़ को फैच कराते हैं, जैसे हम किसी भी टेबल से कोई भी क्वेरी को हम फैच कराते हैं, दोस्तों जब वो लाखों में होते हैं तो वो फैच होने में काफ़ी टाइम लगा सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो दोस्तों अगर आप जैसे लैरावेल पे काम करो या किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करते हो तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से देखना होता है। अब दोस्तों होता ही क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट हमारे क्लाइंट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जब हम वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब क्लाइंट कहता है कि यहाँ पे हमारे को सपोज जैसे क्लाइंट कहता है यहाँ पे हमारे को एक्टिविटीज़ की रिकॉर्ड चाहिए। अब एक्टिविटीज की रिकॉर्ड में क्या होता है कि स्टूडेंट के पास लाखों एक्टिविटीज है। अगर हम लाखों एक्टिविटीज एक बार में वहां पे शो करा देंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्टिविटी शो तो हो जाएगी लेकिन दोस्तों वो टाइम बहुत लेगा, बहुत ज्यादा देर तक वो लोडिंग चलेगा, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और क्लाइंट का जो यूजर है, स्टूडेंट है, वो भी काफी ज्यादा इरिटेट होकर वो प्रोजेक्ट को बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जैसे जब हमारे लाखों के रिकॉर्ड्स कहीं पे आने होते हैं तो वहाँ पे हम लेजी लोडर का यूज करते हैं। अब लेजी लोडर क्या होता है दोस्तों, लेजी लोडर का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे सिर्फ ऐसे नॉर्मल किस्म का लोडर होता है। क्या है, जैसे दोस्तों वहाँ पे लाखों रिकॉर्ड आते हैं, यानी तो हम वहाँ पे पेज का यूज करें, जो हमारे जो पेज होते हैं वो उसका यूज करें कि एक पेज में हम मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड ही दिखाए या 200, जितने भी रिकॉर्ड है तो उस हिसाब से हम एक पेज में रिकॉर्ड दिखाएं। यानी तो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा
लेजी लोडर, या जैसे कि अगर एक बार में जो हमारे जो स्टूडेंट की जो लिस्ट आएगी, स्टूडेंट की एक्टिविटी की लिस्ट आएगी, वो एक बार में 100+ आएगी। उसके बाद अगर स्टूडेंट स्क्रॉल करता है तो स्क्रॉल जैसे ही करेगा तो वो 100 पे और उसके ऊपर जुड़ जाएगी। तो दोस्तों हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे लेजी लोडर या फिर हमें पेज का यूज करना होता है जब रिकॉर्ड हमारे मल्टीपल शो होते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें मोस्टली आपको एडमिन में मिलेगी, क्योंकि दोस्तों एडमिन के केस में क्या होता है, हमें सारे डाटा को शो कराना होता है। और हमने अगर लेजी लोडर या पेज का ध्यान नहीं रखा और हमने सारे डाटा एक साथ ही शो करा दिया, तो ऐसे केस में क्लाइंट इरिटेट हो सकता है कि हमारे मेरे पास जो लिस्ट आती है वो लिस्ट आने में ही कम से कम 5 मिनट लग जाता है, और कभी कभी तो लिस्ट आती नहीं है, आपका ऐप क्रैश हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आप लेजी लोडर या पेज का यूज करें। अब आते हैं डाटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर। दोस्तों अगर हम जब डाटाबेस पे काम कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो दोस्तों हमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटी वीक है तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट लाइव तो हो जाएगा लेकिन बाद में वो हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप जैसे लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लैरावेल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तो इस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जो फॉरेन की है उसको बहुत अच्छे से आपको यूज करना है। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे आप लैरावेल पे काम करते हो तो लैरावेल में क्या होता है कि हम कोई भी जैसे रिलेशन बनाते हैं या कुछ भी क्वारी लिखते हैं, उस क्वारी में अगर कहीं पे भी कोई भी बग होता है या वार्निंग होती है तो वो हमें शो करता है। तो दोस्तों हम क्वारी जब भी लिखते हैं तो हमें हर चीज को पहले हमें नम कराना होता है। आप पहले उसे नम कराइए, नम कराने के बाद उसके अंदर आप क्वेरी लिखिए कि अगर आपको डाटा मिल रहा है उसके बाद आप उसको डाटाबेस का लैरावेल का जो आपका जो ग्लोबली फंक्शन आप यूज करते हो तो उसको आप एक काउंट करा के यूज करो। काउंट मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि होता है क्या है दोस्तों, कभी क्या होता है, कभी उसको वहां पे डाटा नहीं मिलता है तो ऐसे केस में वो एरर दिखा देता है, तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी लॉस हो सकती है। तो इस केस में आप अगर काउंट कराते हो तो काउंट के केस में क्या होता है, अगर काउंट होगे तभी आपका जो फंक्शन है, जो लैरावेल का जो ग्लोबली कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाटा मिलना ही मिलना है, और नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर शो करा देगा। तो वहां पे आप लैरावेल का ग्लोबली फंक्शन यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी में और बहुत सारी चीजें आती है लैरावेल के अंदर। हमारे जो सबसे मेन चीज होती है क्या होता है, जैसे आप डाटाबेस का जो यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, इन सबको जब हम लैरावेल पे काम कर रहे होते हैं, इन सारी चीजों को आप ENV वाली फाइल पे यूज करो, जो .env की फाइल होती है। हम जितनी भी हमारी जो सिक्योरिटी की होती है, चाहे वो डाटाबेस से रिलेटेड हो, चाहे वो API की हो, ये सारी चीजों को आप ENV में यूज करो। उसके बाद दोस्तों जब आपका ENV प्रोडक्शन मोड में जाता है, जब आप उसको लाइव करते हो, तो दोस्तों लाइव के केस में आप अपने ENV का जो आपका डिबगिंग होता है उसको हमेशा फॉल्स रखना। अगर आपने उसको ट्रू किया और बाय चांस कहीं पे आपने कोई भी आपने कोई मिस्टेक छोड़ दी जिसकी वजह से कोई एरर आने वाला है, और वो एरर अगर लाइव प्रोडक्शन पे आ गया, तो दोस्तों उस एरर से किसी भी यूजर या हैकर को ये समझ में आ जाएगा कि आप इसमें कौन सी टेबल यूज कर रहे हो, कौन सा कॉलम्स यूज कर रहे हो। क्योंकि जब हम डीबगिंग ट्रू करते हैं लैरावेल में, तो वो एक एक टेबल का नाम और उसका कॉलम बता देता है एरर डिफाइन करने के लिए। तो दोस्तों प्रोडक्शन में हमेशा आप डीबगिंग को फॉल्स रखना। हाँ, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें कोई एरर आ रहा होता है, हमें नहीं पता ये एरर लाइव पे क्यों आ रहा है, लोकल पे आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप उस पार्ट को ट्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रू कर दिया तो उसको फॉल्स करना ना भूलना। तो दोस्तों ये सारी सिक्योरिटी का आपको बहुत ही अच्छे से देखना होता है कि डेटाबेस में आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है, कोई भी क्लाइंट जब हमारे को कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रहता है उसको हम पे। तो दोस्तों ये ट्रस्टेबल बना रहना चाहिए। तो सिक्योरिटी ऐसी आपकी होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा जो हैकर है वो भी उसको हैक नहीं कर पाए। और जब आप कंप्लीट कर लो प्रोजेक्ट तो एक बार आप भी उसको ट्राई करो कि कहीं से कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही है, कहीं से कोई लूप एंड फोल्स तो नहीं है। आप किसी दूसरे डेवलपर को भी क्रॉस चेक करा सकते हो सिक्योरिटी वाइज। तो दोस्तों सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। अगर आप
किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और अगर आप लैरावेल पे काम कर रहे हो तब तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि लैरावेल क्या है दोस्तों, ये PHP का फ्रेमवर्क है। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र है जिनको ये लगता है कि लैरावेल सिक्योर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो एरर लैरावेल दिखा रहा है वो आपको Node.js भी दिखाता है कि आप वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम करते, वहाँ पे भी कोई गलती करते। लेकिन अगर यूजर को लैरावेल पे एरर दिख जाएगा तो उसका माइंड में ये सेट हो जाएगा कि लैरावेल सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम करते हो या किसी भी आप बैकएंड पे काम करते हो, सिक्योरिटी का, डाटाबेस सिक्योरिटी का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब आते हैं AI को कैसे यूज करें जब हम डाटाबेस को डिजाइन कर रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको AI यूज करना है डाटाबेस के केस में, तो दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आप AI यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों क्या होता है, स्कीमा जब हम बनाते हैं डाटाबेस में, तो स्कीमा के केस में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी टेबल होती है जिसे हमें राइट करना होता है। पहले क्या होता था, पहले हमें मैनुअली उनको लिखना पड़ता था। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप AI से भी हैंडल कर सकते हो। आप AI से ये सारी चीज़ें राइट करा सकते हो, यानी कि आपको आप टेबल को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप AI को आप टेबल के बारे में बता दो, आपको उस टेबल में कौन से कॉलम चाहिए, कौन से कॉलम्स के कौन से टाइप चाहिए, आपको टेबल का क्या नाम चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो AI आपका पूरा का पूरा एक स्कीमा आपको राइट करके दे देगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको बहुत सारे जो कोड है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा अगर आप AI यूज़ करते हो स्कीमा के केस में। इसके बाद दोस्तों जैसे आप टेबल के बारे में कुछ सजेशन लेना चाहते हो, आपको किसी टेबल का कोई सजेशन लेना चाहते हो, कोई फीचर है जिसमें आपको कोई सजेशन लेना, तो इस केस में भी आप AI का यूज़ कर सकते हो। तो आप वहाँ पे भी AI को सजेशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों AI को मैं पहले भी आपके बात बताया, अभी भी मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि AI को ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना। AI से आप सजेशन लो, अगर आपको समझ में आता है तो उसको यूज़ करो, नहीं आता है तो आप उसको इग्नोर करो या दोबारा प्रॉम्प्ट लिखो उसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों अगर आप डीबगिंग टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी बग में फंसे हुए हो, तो डीबगिंग के लिए AI बहुत ही बेस्ट है। आप अपने AI के जरिए अपना जो भी आपका डीबगिंग है आप उसको ईजिली आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।